हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th का साइंस का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं सेट 3। इसका हमने सेक्शन ए और बी कंप्लीट कर लिया था, तो वो आप चैनल में जाके देख लेना। इसकी डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो ये सेट है हमारा सेट 3 3143 इसका कोड है। तो इसका सेक्शन ए और बी हो चुका है, अब सेक्शन सी करेंगे आज। इसके अलावा आपको सेट 1 का सोल्यूशन भी मिल जाएगा चैनल में। तो सेक्शन सी का देखिए फर्स्ट क्वेश्चन 27 क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग सॉल्ट। ये आपको सॉल्ट गिवन थे, इसमें आपको YCl NH4X और ZCO3। इसमें Y, X और Z को इन्होंने बताया कि Y क्या है, X क्या है और Z क्या है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में वट शुड बी द pH ऑफ द सॉल्ट सोल्यूशन इफ़ इन YCl Y सोडियम। तो अगर ये YCl एक सॉल्ट है, इसमें Y को अगर हम सोडियम ले लें तो इसका pH बताना है इस सॉल्ट का। तो देखिए अगर Na ले लेंगे तो ये सॉल्ट का हमें टाइप पता चल जाएगा ना। सॉल्ट 3 टाइप के होते हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो अगर Y यहाँ पे Na हो, सोडियम हो, तो फिर ये कैसा सॉल्ट होगा, न्यूट्रल, एसिडिक की बेसिक, उसके अकॉर्डिंग हम उसका pH बता सकते थे। ठीक है, तो YCl में अगर Y की जगह हमने क्या लिया, Na लिया, तो ये NaCl बन जाएगा। अब एक सॉल्ट में से अगर हमें उसका टाइप पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको उसमें जो भी एसिड और बेस होते हैं वो उनको अलग अलग करते हैं ना। तो जो ये सॉल्ट है, इसमें से अगर हमें एसिड और बेस पता लगाना है तो हमें क्या करना चाहिए, इसके आगे वाले पार्ट को तो OH देना चाहिए और जो ये बाद वाला पार्ट है Cl उसको H देना चाहिए। ठीक है, तो ये Na के पास तो OH जाएगा और Cl के पास क्या आएगा, H। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये इस बेस से बना और इस एसिड से बना है। तो सॉल्ट से जब भी एसिड बेस पता लगाना हो तो यही करना, इधर वाले पार्ट को OH और OH बाद में लगता है और Cl वाले पार्ट को H आगे लगाना है। ठीक है, तो इससे एसिड बेस पता लग जाता है। अब ये देखो NaOH आपको पता है स्ट्रॉन्ग बेस है और HCl कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो अगर स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड हो तो कैसा सॉल्ट होता है, न्यूट्रल सॉल्ट होता है। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं तो न्यूट्रल सॉल्ट होता है। तो न्यूट्रल सॉल्ट का pH कितना आएगा, 7 आएगा। तो इन्होंने इसका pH ही तो पूछा है क्वेश्चन में कि अगर YCl में Y सोडियम हो तो इसका pH बताओ। तो pH कितना आएगा इसका, 7, क्योंकि ये सॉल्ट जो है ये न्यूट्रल सॉल्ट है। किससे बना है ये, तो सॉल्ट हमें पता था क्वेश्चन में, Y की जगह अगर हमने Na रख दिया तो उससे हमने एसिड और बेस पता लगा लिया। पता लगाने का तरीका मैंने आपको बता दिया, इसमें OH दो, इसको H दो। उसके बाद ये दोनों स्ट्रॉन्ग है तो ये न्यूट्रल सॉल्ट है। सेम ऐसे ही NH4X में X आपको क्या दिया है, सेकंड वाले में X नाइट्रेट दिया है। तो X नाइट्रेट का मतलब यहाँ पे हमने X यहाँ पे था ना, तो यहाँ तो Y आगे था, यहाँ पे X पीछे है। तो ये X क्या दिया हुआ हमें, नाइट्रेट दिया, तो आगे वाला तो एज इट इज़ इसमें ऐसे। तो ये भी एक सॉल्ट बन गया। अभी सॉल्ट में भी एक एसिड होगा एक बेस होगा, तो आगे वाले पार्ट को बेस बनाओ OH दे के, इसके बाद वाले पार्ट को एसिड बनाओ। क्या करते हैं, एसिड में आगे H देते हैं। तो इससे हमें बेस और एसिड पता लग गया कि ये सॉल्ट में कौन कौन से बेस और एसिड है। अब सोचो अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसा बेस होता है, वीक बेस होता है। HNO3 नाइट्रिक एसिड कैसा एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड और ये वीक बेस है तो सॉल्ट कैसा होगा, ये स्ट्रॉन्ग, जो स्ट्रॉन्ग होता है ना सॉल्ट भी वैसा ही होता है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो सॉल्ट का नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा। और एसिडिक सॉल्ट जब भी होता है तो उसका pH लेस देन 7 होता है। तो यहाँ पे लेकिन आपको pH नहीं पूछा था, आपको बोला था जो भी इस सॉल्ट सोल्यूशन होगा इसका यूनिवर्सल इंडिकेटर में कलर कैसा आएगा। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर में कलर, जब एसिडिक सॉल्ट होता है तो उसका कलर रेड होता है या फिर रेडिश ऑरेंज कह सकते हो, बट रेड मेनली। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो कलर कैसा आएगा, रेड आएगा। ठीक है, तो यानी कि एसिडिक सॉल्ट है तो यूनिवर्सल इंडिकेटर में कैसा कलर होगा, रेड। नेक्स्ट तीसरे पार्ट में आगे Z नहीं पता था, तो Z उन्होंने बताया कि Z क्या है, पोटेशियम है। तो सेम ऐसे इसमें भी हमने Z की जगह क्या रखा, पोटेशियम रखा, K। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, K2CO3 है ना। K की एक वैलेंसी, CO3 की 2 वैलेंसी, तो क्रॉस करके K2CO3 बन जाएगा। अब देखो ये सॉल्ट है अगर, तो इसमें से एसिड और बेस पता लगाओ। अभी जैसे हम करते हैं, जब भी सॉल्ट दिया हो तो कैसे पता लगाते हैं, एसिड और बेस। इसको OH देते हैं और इस वाले को H देते हैं, तो ये H2CO3 कार्बोनिक एसिड बन जाएगा और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो ये देखो ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, जबकि H2CO3 कार्बोनिक एसिड वीक एसिड होता है। तो अगर ये वीक और ये स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट कैसा होगा, बेसिक होगा ना। जो बेस स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक सॉल्ट होगा। अब बेसिक सॉल्ट है तो इसका pH तो ग्रेटर देन 7 होगा। बट यहाँ पे क्वेश्चन में pH नहीं पूछा, आपको बोला है कि चेंज इन कलर इन ब्लू लिटमस सोल्यूशन।
यानी कि अगर हम इस ZCO3 को ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में डालें तो इसका कलर चेंज कैसा होगा। तो आपको अगर ये ब्लू में डाला है तो क्या ये अगर कैसा आया, ये हमारा कैसा आया, बेसिक आया ना। तो देखो बेसिक अगर आया है तो बेस का क्या काम होता है, बेस का काम तो रेड को ब्लू करना होता है ना। बेस का काम क्या होता है, अगर ये बेसिक सॉल्ट है तो बेस का काम क्या है, रेड को ब्लू करना। अगर रेड सोल्यूशन में डालते तो हाँ ब्लू हो जाता, बट क्योंकि इन्होंने डाला ही ब्लू सोल्यूशन में है तो ब्लू को तो थोड़ी ना कुछ करेगा वो। तो क्योंकि ये बेसिक सॉल्ट आया है, बेसिक सॉल्ट रेड को ब्लू करता है ना कि ब्लू को कुछ। तो ब्लू सोल्यूशन में ये कोई इफेक्ट नहीं दिखाएगा। हाँ अगर ये एसिडिक आता बाई चांस तो फिर ये क्या करता, एसिड क्या करते हैं, ब्लू को रेड में बदलते हैं तो ब्लू से रेड हो जाता। बट बेस तो ब्लू को कुछ चेंज ही नहीं करते, वो तो रेड को चेंज करते हैं ना। तो यानी कि नो इफेक्ट, समझ आ गया। तो ऐसे करके ये तीनों बनाने थे आपको। पहले तो सॉल्ट के टाइप बता, वाई रखो तो सॉल्ट कैसा टाइप का है, एक्स रखो तो सॉल्ट कैसा टाइप का है, जेड रखो तो कैसा सॉल्ट है। फिर सॉल्ट का टाइप पता चल जाएगा। तो किसी में उसका पीएच पूछा है, किसी में उसका कलर पूछा है, किसी में पूछा है कि अगर उसे बेसिक सोल्यूशन में डालेंगे तो कैसा होगा, मतलब बेसिक सॉल्ट है तो उसको ब्लू लिटमस में डालेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ आ गया। किस किस ने यही आंसर लिखे हैं बताइएगा ज़रूर कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। While electrolyzing water before passing the current, some drop of an acid are added. Why? तो जब हम वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो करंट पास करने से पहले हम क्या करते हैं, उसमें कुछ एसिड ऐड करते हैं। तो एसिड का नाम पूछा जाता तो उसमें होता सल्फ्यूरिक एसिड। वैसे इन्होंने पूछा नहीं एसिड का नाम, बट कौन सा एसिड डालते हैं हम हाइड्रोलिसिस करने के लिए, वाटर को इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए। तो इलेक्ट्रोलिसिस करने से पहले हम क्या करते हैं, एसिड मिक्स करते हैं जो कि सल्फ्यूरिक एसिड होता है। और रीज़न क्या है उसके पीछे, क्यों हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रोलिसिस की रिएक्शन है। इलेक्ट्रोलिसिस किसका करते हैं, वाटर का करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वाटर किस में ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस की क्या है, इक्वेशन है। अच्छा ये क्यों ऐड करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि इसे, ताकि ये वाटर जो है ना ये आयनाइज हो जाए। क्योंकि ये वाटर हम मान के चल रहे हैं ये डिस्टिल्ड वाटर है, और डिस्टिल्ड वाटर में आपको पता है डिस्टिल्ड वाटर कैसा होता है, जिसके पास आयंस नहीं होते। तो अगर आयंस ही नहीं है तो रिएक्शन नहीं हो पाएगा ना। तो इसको आयनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी से पहले हम क्या करते हैं, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। क्योंकि एसिड क्या करेगा, एसिड क्या करेगा, कंडक्टिविटी को बढ़ा देगा। ठीक है, तो कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए या आयनाइजेशन को बढ़ाने के लिए, ताकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तभी तो होगी ना जब चार्ज मूव करेंगे। तो वाटर हम मान के चल रहे हैं कि डिस्टिल्ड है, उसमें कोई आयंस नहीं है, तो हम लिखेंगे H2SO4 एसिड एडेड टू आयनाइज इट। वाटर को आयनाइज करता है क्योंकि वाटर कैसा होता है, डिस्टिल्ड होता है, उसके पास आयंस नहीं होते। तो अगर हम एसिड मिला देंगे तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी और फिर इलेक्ट्रिसिटी हम पास करके ये गैस कलेक्ट कर लेंगे, है ना। तो अब ये भी पूछा था इस क्वेश्चन में कि आपको गैसेस पूछी थी, लिबरेटेड कैथोड, कैथोड पे कौन सी गैस बनेगी और एनोड पे कौन सी गैस बनेगी। तो देखो कैथोड नेगेटिव टर्मिनल को कहते हैं, इसमें हाइड्रोजन गैस बनती है। और एनोड जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसमें O2 ऑक्सीजन गैस बनती है। और वॉल्यूम भी पूछा है आपको क्वेश्चन में, तो H2 और O2 का, H2 जो गैस है वो 2 वॉल्यूम आती है और O2 गैस 1 वॉल्यूम आती है। तो इसका वॉल्यूम पूछा था, वॉल्यूम ऑफ गैस एनोड और कैथोड में क्या रिलेशनशिप है। तो ये 2:1 आएगा। बाकी इसकी डायग्राम वैसे पूछा नहीं है, बट डायग्राम आप देख लीजिए। इलेक्ट्रोलिसिस का डायग्राम ये होता है। ठीक है, तो इसमें ये कैथोड रॉड कैसी होती है, नेगेटिव टर्मिनल से होती है। और ये एनोड रॉड जो होती है ये पॉजिटिव टर्मिनल से होती है। कैथोड रॉड में क्या आती है, हाइड्रोजन, और एनोड रॉड पे क्या आती है, ऑक्सीजन। ये 2 वॉल्यूम होता है और ये 1 वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो रेशो क्या आएगा, 2:1। तो ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस। अच्छा ये रिएक्शन अगर पूछ लेते कि ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो जब भी वाटर में हम इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में एनर्जी दे रहे हैं ना, एनर्जी जब देते हैं तो क्या होता है, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक। ये एंडोथर्मिक है। ये कौन सा वाला, फोटोलाइटिक एंडोथर्मिक है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। एंडोथर्मिक भी है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन कैसे होता है, डिकम्पोजिशन, यानी कि वाटर क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया, किस में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक है, जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की तो वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करी, हाइड्रोजन और गैस ऑक्सीजन बनी। इसी को तो हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं ना। बाकी छोटे छोटे पार्ट्स आए थे आपके पास कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वॉल्यूम रेशो बताओ, कैथोड में कौन सी गैस कलेक्ट हुई है, एनोड में कौन सी गैस कलेक्ट हुई है। ठीक है, समझ आ गया होगा। अगर जिसने यही आंसर लिखा है ये भी बताना कमेंट करके कि आपने यही आंसर लिखा है। बाकी ये इसका क्यों मिलाई हमने एसिड, ताकि वाटर
को हम आयनाइज कर पाए, वो डिस्टिल वाटर है उसमें आयंस नहीं है, तो कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कौन सी एसिड डाला जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें, व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट, गिव द टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व। तो क्या होगा जब सिल्वर क्लोराइड को आप सनलाइट में एक्सपोज करोगे, तो देखो ये तो बहुत ही करके भी गए होंगे बच्चे, इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। तो जब हम सिल्वर क्लोराइड AgCl को सनलाइट देंगे तो ये Ag और Cl2 में डिकम्पोज हो जाएगा। इसको रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं और ये फेमस रिएक्शन है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। तो यहाँ पे क्या होता है, AgCl सिल्वर क्लोराइड का कलर वाइट से कैसा हो जाएगा, जब आप सनलाइट में रखोगे तो सिल्वर मेटल मिल जाएगी ना, आपको सिल्वर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये रिएक्शन किया जाता है। तो सिल्वर ग्रेइश कलर की हो जाएगी, वो वाइट से ग्रेइश कलर हो जाएगी, और साथ में क्लोरीन जो है येलोइश ग्रीन कलर की होगी। तो इन्होंने यही पूछा था कि ऑब्जर्वेशन बताओ और रिएक्शन बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हिंदी मीडियम के भी क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन हो रखे हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर हाफ, वेयर शुड बी ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू रिड्यूस द मैग्निफिकेशन टू 1/3। तो अगर मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्ट जब हमने 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा तो इतना आया, तो अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें कि मैग्निफिकेशन रिड्यूस होकर 1/3 बच जाए। तो देखो इसमें मैग्निफिकेशन का ही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन आपको यू भी दिया है ना, तो मिरर फॉर्मूला भी लगेगा। तो कैसे किया है ये पहले आप पॉज करके मुझे कमेंट करके बताना कि आपका इसका आंसर क्या आया, फिर चेक कीजिए आपका आंसर ठीक है कि नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे आपको बोला है ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पे रखा है, 20 सेंटीमीटर पे, ठीक है 20 सेंटीमीटर पे। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया हुआ है आपको, -20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट तो माइनस में लेते हैं ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, और मैग्निफिकेशन आपको +1/2 दिया है। तो मैग्निफिकेशन का हम फॉर्मूला लगाएंगे। वैसे तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला HI हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, और साथ में -V/U भी होता है। तो बट यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, तो हम ये वाला फॉर्मूला लेके चलेंगे। तो मैग्निफिकेशन -V/U मिरर में होता है, अगर लेंस होता तो प्लस होता है यहाँ पे। तो ये कितना दिया हुआ है, हाफ दिया हुआ है, मैग्निफिकेशन +1/2 दिया है, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन +1/2 का मतलब तो समझ ही गए होंगे कैसी इमेज है, वर्चुअल। जब भी प्लस में आता है मैग्निफिकेशन तो इमेज कैसी होती है, वर्चुअल होती है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ से V निकालना है, क्योंकि U तो हमें दे रखा है क्वेश्चन में। तो V निकालने के लिए हमने क्या किया, ये नेगेटिव को भी यहाँ भेज दिया और ये U को भी ऊपर भेज, U की वैल्यू रखो पहले, और नेगेटिव से नेगेटिव कट गया तो V आ गया आपका, ये 20/2 यानी कि 10 आ जाएगा। ये 20 यहाँ चला जाएगा ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये 10 आ गया। देखो प्लस का ही आया है, तो यानी कि मैग्निफिकेशन प्लस का मतलब कैसी इमेज होती है, वर्चुअल इमेज होती है। वर्चुअल होगी तभी तो प्लस आएगी। इसके बाद V मिल गया ना हमें। अब हमें बोला है कि अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें कि मैग्निफिकेशन 1/3 हो जाए। तो हमें अब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दोबारा निकालना है। तो अब हमें क्या पता होना चाहिए, फोकल लेंथ पता होनी चाहिए, क्योंकि फोकल लेंथ तो मिरर की चेंज नहीं होगी ना बार बार। तो फोकल लेंथ अगर हम निकाल लेते हैं तो हम उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें V और U दोनों पता है, क्योंकि क्वेश्चन में U भी पता है और V भी हमने मालूम कर लिया मैग्निफिकेशन की हेल्प से। तो हम मिरर फॉर्मूला लगाएंगे। तो मिरर फॉर्मूला में V की वैल्यू रखो 10 और U की वैल्यू -20। साइन कन्वेंशन जरूर लगाना, ये नेगेटिव है एज इट इज़ 1/f। अब ये एलसीएम लेके आप सॉल्व करना, 20 ये 10 2 जा तो 2 आ जाएगा, ये 20 1 जा 1, तो 2 - 1 1/20, और 1/f 1/20। तो f निकालने के लिए रेसिप्रोकल कर दो, तो इसे भी रेसिप्रोकल करके f20 आ जाएगा। अब ये फोकल लेंथ जो है, ये चाहे मैग्निफिकेशन हाफ हो चाहे 1/3 हो, फोकल लेंथ तो चेंज नहीं होगी ना। तो फोकल लेंथ तो इतनी रहेगी। तो इस फोकल लेंथ का हम यूज़ मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले में दोबारा से करेंगे। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम एक बार फिर से लगाएंगे। नए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यहाँ पे देखो, मैग्निफिकेशन आपको 1/3 दिया है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला फिर से लगाएंगे, -V/U = 1/3। यहाँ से आपने फिर से V, क्योंकि आपको अब क्योंकि मैग्निफिकेशन 1/3 में हमें ये नहीं पता V कितना है U कितना है, बट फोकल लेंथ इतनी है जितनी पहले आई है। तो हमने यहाँ से V और U में एक रिलेशन निकाल लिया। V यहीं रहेगा, ये U यहाँ चला जाएगा क्रॉस करके, और ये नेगेटिव भी यहाँ भेज दिया। तो V क्या है, U/3 है ना। अब यहाँ पे हम फिर से मिरर फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। तो 1/f 1/v + 1/u, क्योंकि u निकालना है तो हमने v को किसकी टर्म में लेके आए, u की टर्म में लेके आए, वो यहाँ रख देना है। अब ये u/3 रेसिप्रोकल होके 3/u बन जाएगा, और u एलसीएम में सेम आएगा, तो ये एज इट इज़ आ जाएंगे। फिर f चाहे तो आप यहीं रख दो, नहीं तो लास्ट में रख देंगे। तो 1/f आ गया, -2/u। आपको u निकालना है,
इसको उल्टा करा हमने, 1/f है तो f/1, तो इसको भी उल्टा कर दिया। अब देखो u निकालना है तो u यहीं रहेगा, ये 2 यहाँ के मल्टीप्लाई होगा, और ये कितना आया था हमारा, ये 20 आया था ना, तो ये नेगेटिव यहाँ आ गया, और ये 20 एज इट इज़ हमने जो निकाला था वो रख देंगे, और ये 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो u की वैल्यू आ गई -40। तो क्योंकि फोकल लेंथ हम पहले ही निकाल चुके हैं इस वाली वैल्यू के अकॉर्डिंग, हमने पहले v निकाला और v से हमने फोकल लेंथ निकाली। इस फोकल लेंथ का हमने क्या किया, दूसरे मैग्नीफिकेशन वाले फॉर्मूले में यूज़ किया। इस मैग्नीफिकेशन की हेल्प से हमने v को u की टर्म में निकाला, और फिर f को किसकी टर्म में निकाला, u की टर्म में निकाला, और फिर u निकालने के लिए हमने क्या किया, डबल ऑफ f और नेगेटिव साइन। तो u अब कितना रखना पड़ेगा, -40 सेंटीमीटर पे, ताकि मैग्नीफिकेशन कितना हो जाए, 1/3। तो किस किस का आंसर -40 आया था बताइएगा प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं अब। हाउ डज पैरामीशियम ऑब्टेन इट्स फूड। तो पैरामीशियम अपना फूड कैसे लेता है, बायो में से क्वेश्चन। रोल बताना है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ट्राइप्सिन, मस्कुलर वॉल ऑफ स्टमक, सैलाइवरी एमाइलेज। तो ये सब तो आपको वैसे बायो की थ्योरी के क्वेश्चन आए थे तो आपने पढ़े ही होंगे, बट फिर भी मैं आपको इसके आंसर्स बता देती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन था पैरामीशियम अपना फूड कैसे ऑब्टेन करता है। तो इसका आंसर, पैरामीशियम हीट बाय कैप्चरिंग बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ बाय यूजिंग phagocytosis. During phagocytosis, the paramecium uses its cilia to pull its prey and its oral groove, then form a phasosome, फूड वैक्यूल कहते हैं इसको, जिसमें प्रे आ जाता है और फिर वो डाइजेस्ट कर लेता है उसको, ठीक है। तो यानी कि इस तरीके से ये थ्योरी का क्वेश्चन आप याद करके ही गए होंगे। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन था, रोल बताना था HCl का, ट्राइप्सिन का, इन सब का रोल बताना था। तो ट्राइप्सिन का रोल देखो, ट्राइप्सिन एक एंजाइम होता है जो कि पैंक्रेटिक जूस में होता है, हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन जो हमारे फूड में होता है। उसके अलावा ये हाइड्रोलिसिस करता है, मतलब प्रोटीन को ब्रेक करता है पेप्टाइड बॉन्ड्स में और छोटे पेप्टाइड्स में, साथ में एमिनो एसिड्स में। तो ये सब इसका वर्क होता है। उसके बाद आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मस्कुलर वॉल ऑफ स्टमक भी पूछा था। तो देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, ये स्टमक में प्रेजेंट होता है, ये एसिडिक pH क्रिएट करता है जो रिक्वायर्ड होता है टू एक्टिवेट एंजाइम पेप्सिन फ्रॉम इट्स इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिनोजॉन। इट आल्सो प्ले अ रोल इन किलिंग एनी जर्म्स को किल करता है ये, अगर कोई एलिमेंट्री कैनल में आ जाए, ठीक है। उसके अलावा स्टमक वॉल क्या करती है, मसल्स, द मसल ऑफ स्टमक वॉल कॉन्ट्रैक्ट पीरियडिकली एंड देयर बाय हेल्प इन द चर्निंग एंड मिक्सिंग ऑफ फूड को चरना और मिक्स करती है डाइजेस्टिव एंजाइम के साथ एंड HCl एसिड के साथ, और ये केमिकल डाइजेशन में हेल्प करती है, ठीक है। तो ये सब इसके आंसर्स थे। देन आपको एक सलाइवरी अमाइलेज आया था। अमाइलेज इज एन एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन स्टार्च को शुगर में ब्रेक करता है, और ये जो अमाइलेज माउथ में होता है उसे हम सलाइवरी अमाइलेज कहते हैं, उसको हम ये भी कहते हैं PTYALIN, ठीक है। वैसे पूछा नहीं था बट एक्स्ट्रा में। उसके बाद आपको पूछा था व्हाट इज़ डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन क्या होता है, और फिर ये भी पूछा था व्हाई इज द सेपरेशन ऑफ राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट यूजफुल। जो राइट साइड और लेफ्ट साइड का हार्ट को सेपरेट करना क्यों ज़रूरी है, और ये किस तरह से बर्ड्स एंड मैमल्स की हेल्प करता है। तो सबसे पहले तो डबल ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है आपको पता है। हार्ट क्या करता है, रिसीव करता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी एंड पंप दिस ब्लड टू द लंग्स, और ऑक्सीनेटेड ब्लड को फ्रॉम लंग्स से रिटर्न टू द हार्ट लेके जाता है, ठीक है, और फिर से पंप्ड होता है इन डिफरेंट पार्ट। तो यानी कि ब्लड 2 बार जाता है ना बॉडी में, एक कंप्लीट राउंड करता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन, ठीक है। तो अब आपको पता है कि जो हार्ट होता है मैमल एंड बर्ड का, वो 4 चैम्बर्ड क्यों होता है, यानी कि अलग अलग सेपरेशन क्यों होता है, क्योंकि एनिमल्स जो होते हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं और उनका मेटाबॉलिज्म बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये उनको कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो अगर सेपरेशन नहीं होगा चैम्बर्स का तो ऑक्सीनेटेड ब्लड कैन मिक्स विद डीऑक्सीनेटेड ब्लड। ऑक्सीनेटेड ब्लड किसके साथ मिक्स हो जाता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड के साथ, जिससे क्या होगा, कॉम्प्लेक्स एनिमल को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए इनके जो राइट साइड और लेफ्ट साइड हार्ट की क्या करनी पड़ती है, सेपरेट करनी पड़ती है, ताकि शॉर्ट में कहे तो ऑक्सीनेटेड ब्लड डीऑक्सीनेटेड ब्लड के साथ मिक्सिंग से बचाने के लिए, ठीक है। तो 2 लाइन में भी आप इसे लिख सकते थे।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31, वाई इज एन अल्टरनेटिंग करंट एसी शुड बी एडवेंचरस ओवर डायरेक्ट करंट, यानी कि एसी का क्या फ़ायदा डीसी की कंपैरिजन में। अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर करनी होती है, तो लंबे लंबे डिस्टेंस पे पावर पहुंचानी होती है, तो एसी करंट क्यों यूज़ करते हैं, डीसी क्यों नहीं यूज़ करते हैं। तो जो अल्टरनेटिंग करंट होता है ना, वो लॉन्ग डिस्टेंस में विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी पहुंचाया जा सकता है। इसके अलावा हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज को स्टेप अप भी कर सकते हैं, स्टेप डाउन भी कर सकते हैं, जैसा जैसा यूज़ हो। तो ट्रांसफार्मर का यूज़ करके हम ये सब कर सकते हैं, इसलिए हम पावर लाइंस में एसी करंट यूज़ करेंगे, डीसी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन था इसमें, हाउ इज़ द टाइप ऑफ करंट यूज्ड इन हाउस होल्ड सप्लाई डिफरेंट फ्रॉम द वन गिवन बाय बैटरी ऑफ ड्राई सेल, यानी कि जो करंट है हाउस होल्ड में जो यूज़ होता है और जो हमारी बैटरी जो होती है ड्राई सेल्स वाली, उनमें कौन सा करंट यूज़ होता है। देखो हाउस होल्ड में हम एसी करंट यूज़ करते हैं और ड्राई सेल्स की बैटरी जो होती है ना, उनमें हम डीसी करंट यूज़ करते हैं। तो हाउस होल्ड सप्लाई में एसी करंट यूज़ होता है, क्योंकि इसे हम स्टेप अप एंड डाउन कर सकते हैं ट्रांसफार्मर की हेल्प से। और जो सेल होता है वो डीसी करंट यूज़ करता है, डायरेक्ट करंट, क्योंकि ये वोल्टेज पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसका जो टर्मिनल होता है वो कांस्टेंट होता है। रीज़न समझ आ गया। आगे देखो क्वेश्चन था हमें आया था जो, हाउ डज एन इलेक्ट्रिक फ्यूज प्रिवेंट द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड द अप्लायंसेस फ्रॉम अ पॉसिबल डैमेज ड्यू टू शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग। तो यानी जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होता है वो कैसे शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग को बचाता है। तो फ्यूज़ क्या है, एक पीस ऑफ वायर है मटेरियल जिसका बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। जब हाई करंट अगर एकदम से आएगा सर्किट में ओवरलोडिंग के कारण या शॉर्ट सर्किट के कारण, तो वायर क्या हो जाएगी, हीट हो जाएगी और मेल्ट हो जाएगी, और जिससे ना जो सर्किट होता है वो ब्रोक हो जाता है, टूट जाता है और करंट फ्लो करना स्टॉप हो जाता है। इससे आपके जो अप्लायंसेस होते हैं वो मतलब ख़राब होने से बच जाते हैं। तो ये सब लिखना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें इसका चॉइस वाला क्वेश्चन था, फॉर द करंट कैरिंग सोलेनॉइड ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये सोलेनॉइड में सोलेनॉइड पूरा प्रॉपर लाइन नहीं बनाई हुई थी। तो आपको ये दिख रहा है कि एक सॉफ्ट आयरन कोर है, इसमें हमें क्या करा होता है, वायर के टर्न्स लपेटे होते हैं, है ना, सोलेनॉइड कहते हैं उसको। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न बनाना था, जैसे बार मैग्नेट में आपने करा हुआ है ना। यहाँ से तो पैरेलल जाएंगी और फिर धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे, तो सेम बार मैग्नेट की तरह इसमें पैटर्न बनाना होता है। तो अभी मैं पैटर्न आपको दिखा देती हूँ। तो देखो ये पैटर्न होता है, ये आपका टर्न्स होते हैं और इसको ऐसे हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं। देन ये जो लाइंस होती है ये पैरेलल चलती है, अंदर अंदर तो कैसी लाइन होती है, पैरेलल लाइन होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और फिर ये ऐसे करके ऐसे, जैसे बार मैग्नेट में होता है ना, क्लोज लूप बनाती है ऐसे करके, फिर ऐसे करके। ठीक है, तो ये इसका पैटर्न बनाना था आपको। ये अंदर से स्ट्रेट, फिर यहाँ से ऐसे लूप बनाने थे। तो सबसे ज़्यादा इन्होंने पूछा था मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होता है। तो देखो अंदर जो होता है ना, कैसी लाइंस होती है, पैरेलल लाइन होती है। तो ये ना बहुत टाइटली पैक्ड होती है, अंदर कैसा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है इनसाइड सोलेनॉइड। तो सबसे ज़्यादा अगर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बोले तो इनसाइड द सोलेनॉइड होती है, क्योंकि यहाँ पे कैसा होता है, फील्ड यूनिफॉर्म होता है। उसके बाद अगर पूछे तो यहाँ पे क्राउडनेस ज़्यादा है ना फील्ड लाइन की, जैसे बार मैग्नेट में यहाँ पोल होते हैं ना, तो यहाँ भी इनके भी पोल यही होते हैं सोलेनॉइड के, ये साउथ पोल होता है, नॉर्थ पोल होता है। डायरेक्शन करंट की चेंज कर दोगे तो पोल भी चेंज हो जाते हैं। तो यानी कि ये पहले सबसे ज़्यादा तो करंट अंदर होगा और फिर बाहर यहाँ पे होगा एंड्स पे, ये एंड्स पे। और सबसे कम जो होता है बाहर होता है, ये आउटसाइड, बल्कि यहाँ पे तो ज़ीरो ही करंट होता है। ठीक है, तो पहले तो आपको ये फील्ड लाइन दिखानी थी बार मैग्नेट की तरह, अंदर ऐसे स्ट्रेट और फिर ऐसे क्लोज लूप बाहर दिखाने थे। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ये जो 3 पॉइंट है ए बी और सी, इनमें कहाँ सबसे ज़्यादा फील्ड की स्ट्रेंथ है और सबसे कम कहाँ है। तो देखो अभी मैंने बताया आपको, अंदर सोलेनॉइड के अंदर स्ट्रेट लाइन होती है, तो इसलिए ए में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी। उसके बाद ये एंड के पास है, ये पॉइंट एंड्स में पोल होते हैं, तो ये सी पॉइंट उसके बाद नंबर 2 पे आएगा। और बी में बाहर है ना ये सोलेनॉइड के, तो यहाँ सबसे कम स्ट्रेंथ होगी। तो ए में सबसे ज़्यादा होगी और बी में सबसे कम होगी। ठीक है, सबसे पहले ए में सबसे ज़्यादा, फिर इसमें, और फिर बी में सबसे कम। तो यानी कि आपको तो सबसे ज़्यादा और सबसे कम पूछा था ना, तो ए में सबसे ज़्यादा होगी और बी में सबसे कम होगी।
उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 32 था, राइट वन डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ये तो बहुत इजी था, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं और फिर इनके ना दोनों इन वेस्ट के ईच टाइप बायोडिग्रेडेबल के भी और नॉन बायोडिग्रेडेबल के भी इम्पैक्ट बताने थे कि अगर इनको ढंग से डिस्पोज ना किया जाए तो इनका क्या बुरा प्रभाव पड़ सकता है, बायोडिग्रेडेबल का भी और नॉन बायोडिग्रेडेबल का भी। तो देखो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट तो सबको ही पता है कि वेस्ट विच डिकम्पोज नेचुरली, जो अपने आप क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, जैसे लीव हो गए, पील्स हो गया, एनिमल डंग हो गया, है ना, एनिमल डंग भी लिख लेना। तो ये सब क्या होता है, अपने आप डिकम्पोज हो जाता है, तो इन्हें हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो अपने आप डिकम्पोज ना हो, है ना, जो डिकम्पोज ना हो मतलब, तो जैसे पॉलीथीन हो गया, प्लास्टिक्स हो गए, है ना, ये डिकम्पोज नहीं होते हैं, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। इसके इम्पैक्ट दोनों के बताने थे, तो पहले बायोडिग्रेडेबल की बात करते हैं। तो स्टेगनेंट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, अगर इकट्ठा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है कहीं पे तो उसमें से फॉल स्मेल आएगी, तो इससे क्या होगा, एनवायरनमेंट हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा ना, इससे लैंड, एयर, सॉइल, वाटर पॉल्यूशन हो जाएगा। और नॉन बायोडिग्रेडेबल की बात करते हैं तो जैसे प्लास्टिक अगर बर्न करेंगे तो उसमें से टॉक्सिक कंपोनेंट निकलेंगे, कंपोनेंट जो सराउंडिंग में जाकर एयर पॉल्यूशन कर देंगे, है ना। उसके अलावा जो ड्रेन्स होंगी पॉलीथीन के कारण ब्लॉक हो जाती है या सॉइल इनफर्टाइल हो जाती है, एनिमल्स हार्म पहुंच सकता है अगर वो स्वैलो कर दे इसको। तो ये सब इसके नॉन बायोडिग्रेडेबल के हार्मफुल इफेक्ट है और ये बायोडिग्रेडेबल की, ठीक है। तो ऐसे करके ये लिखना था। आगे देखिए, इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सेक्शन सी का। क्वेश्चन नंबर 33, डिफाइन द टर्म डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट। वाइट लाइट का डिस्पर्शन क्या होता है, तो ये तो सबको ही पता होगा ना। डिस्पर्शन क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स। तो ये आप समझ आ गया, डिस्पर्शन क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्शन। उसके बाद आपको पूछा था कौन सा कलर है जो सबसे विच कलर बैंड द मोस्ट, सबसे ज़्यादा बैंड कौन सा कलर होता है। तो देखो बैंड का मतलब सबसे ज़्यादा बेंडिंग किस में होती है और सबसे कम, वायलेट में सबसे ज़्यादा बेंडिंग होती है, यानी कि डेविएशन सबसे ज़्यादा किस में होता है, वायलेट कलर में, इसलिए वो जल्दी स्प्रेड हो जाता है ना। और सबसे लीस्ट डेविएशन या बेंडिंग किस में होती है, लीस्ट डेविएशन एंगल किसका होता है, रेड कलर का। तो रेड में सबसे कम, लीस्ट वाले में रेड कलर आएगा और मोस्ट वाले में कौन सा आएगा, वायलेट, विबग्योर, ठीक है। तो ग्लास प्रिज्म में बताना था, तो ग्लास प्रिज्म में आपको बेंडिंग करनी तो आती है ना कलर वाइज। तो देखो ये ग्लास प्रिज्म था, यहाँ पे अगर लाइट इंसिडेंट हुई फिर अंदर जाके रिफ्रैक्ट होगी और फिर बाहर जाके क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है ना। तो ये देखो ये लीस्ट डेविएशन कौन से कलर का होगा, रेड कलर का, और मैक्सिमम डेविएशन किसका होगा, वायलेट कलर का। तो मैक्सिमम में वायलेट आएगा और लीस्ट में रेड कलर आएगा। उसके अलावा आपको प्रिज्म से आपको डिस्पर्शन दिखाना था, तो डिस्पर्शन का मतलब तो समझ आ गया कि वाइट लाइट 7 कलर्स में क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। तो ऐसे करके इसका डायग्राम बनाना था। तो ये डायग्राम तो बच्चे अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके ही जाते हैं। पहले इंसिडेंट रे बनानी थी, फिर नॉर्मल बनाना था, फिर अंदर एक्चुअल पाथ से पहले आ जाएगा रिफ्रैक्शन, फिर रिफ्रैक्शन के लिए भी नॉर्मल बनाना था, और फिर ये टॉप बॉटम ऑफ द प्रिज्म इमर्जेंट रे चली जाएगी। तो ये जो एंगल आएगा इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में, ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन था, ठीक है। तो ये डायग्राम तो सब प्रैक्टिस करके ही गए होंगे। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन करना था आपको। तो मोस्ट वाले में क्या आना था, वायलेट, और लीस्ट वाले में आना था रेड। व्हाट इज रेनबो, ड्रॉ ए लेबल डायग्राम टू शो इट्स फॉर्मेशन। तो रेनबो क्या है एक्चुअल में, चॉइस का क्वेश्चन था ये आपका। तो देखो रेनबो क्या है, एक रेनबो फिनोमिना है जो किसके कारण होता है, डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट। जब सनलाइट क्या हो जाती है, डिस्पर्स हो जाती है। कौन डिस्पर्स करता है, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स जो कि एटमॉस्फेयर में होती है। तो वाटर ड्रॉपलेट जब बारिश आती है ना, तो एक्ट लाइक स्मॉल प्रिज्म, वो प्रिज्म की तरह काम करती है। वो लाइट को क्या करती है, जो भी इंसिडेंट सनलाइट उन पर पड़ती है वो रिफ्लेक्ट करती है, और उसके बाद वो अंदर रिफ्लेक्ट करती है और फिर वापस रिफ्लेक्ट करती है, जिससे वो बाहर निकलती है। और ठीक है, तो इस तरह से वो किस फिनोमिना पे बेस्ड है, डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट। और कौन करता है डिस्पर्शन, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट। तो ये इससे क्या बन जाता है, रेनबो। बाकी एक्स्ट्रा पूछते हैं कि रेनबो कहाँ बनता है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन ऑफ सन, जहाँ भी सन हो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। बट आपको सिर्फ रेनबो पूछा था, और फिर इसके बाद इसका डायग्राम बनाना था। तो ये वाइट लाइट आई, ये प्रिज्म है, छोटी रेन ड्रॉप, अब ये अंदर जाके रिफ्रैक्ट हो जाएगी, रिफ्रैक्ट करके अंदर रिफ्लेक्शन होगा इसमें, और फिर बाहर फिर से रिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो सबसे नीचे वायलेट कलर आएगा, फिर रेड कलर आएगा। तो इस तरीके से इसका डायग्राम बनाना था। तो ये सेक्शन सी हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट पार्ट में इसका सेक्शन डी करेंगे। तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके कि कितने आपने सही करे हैं। थ्योरी के क्वेश्चन तो कर ही लिए होंगे अगर याद करके गए होंगे तो। बाकी केमिस्ट्री और फिजिक्स में से बताना न्यूमेरिकल आपने ठीक किया है या नहीं, ठीक है।
और सेक्शन डी का हम नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे। और सेट 1 को भी आप चैनल में जाके सर्च कर सकते हैं, उसके सोल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे, पूरी प्लेलिस्ट भी बन जाएगी इसकी बाद में। तो आई होप आपका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना।